नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नोट्स में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो पॉलिटी की क्लास चल रही थी उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक मौलिक अधिकार पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपके अनुसूचियाँ, संविधान के भाग, संविधान सभा एवं संविधान की निर्माण प्रक्रिया, ये सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। तो इस क्लास में जो हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारी जो ज्योग्राफी की क्लासेज हैं वो आपके कंप्लीट हो चुकी हैं और उनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से उनको ज़रूर देखें। यकीन मानिए कि आप अगर इनको देख लेते हैं तो ज्योग्राफी के कोई भी कॉन्सेप्ट और कोई भी क्वेश्चन आपके इनसे बाहर नहीं जाएगा। और ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम मौलिक अधिकार, इससे एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो आप ये जो टॉपिक है इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए देखिए, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है संविधान में किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, क्या मौलिक अधिकार हैं, सारी जानकारी हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन है और अनुच्छेद 12 से 35 तक, कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये देखिए, आपके मौलिक अधिकार जो है कहाँ, कौन से संविधान से ये ग्रहण किए गए या कौन से संविधान से इनको प्रेरित हैं। तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए। कहाँ से लिए गए? ये अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों का देश इंग्लैंड को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम मौलिक अधिकार जो हैं कहाँ के संविधान में लिखे गए? इंग्लैंड में। मूल अधिकारों की प्रवृत्ति जो है ये किस प्रकार की रहती है? ये बाद योग हैं। ये क्या है? ये बाद योग हैं। बाद योग का मतलब होता है कि इन पर आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन पर विवाद चल सकता है, यानी आप इस पर रेट लगवा सकते हो, इसके ऊपर केस कर सकते हो। ये आपके अधिकार है। अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसका मतलब ये होता है बाद योग का मतलब। तो ये इनकी जो प्रवृत्ति है वो बाद योग्य है। इनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट जा सकते हो। संविधान सभा में इनके ऊपर 38 दिन तक चर्चा चली कि संविधान सभा में कि भाई आपके मौलिक अधिकार होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। उस पर जो चर्चा चली वो 38 दिन तक चली थी। मूल अधिकारों के उपनाम देखिए, संविधान की अंत्य आत्मा इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा की आत्मा यानी अंत्य आत्मा संविधान की मौलिक अधिकारों को कहते हैं। संविधान का मैग्ना कार्टा, ये भी आपके संविधान को मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके कि संविधान की अंत्य आत्मा किसे कहते हैं? तो मौलिक अधिकार। मैग्ना कार्टा तो आपके मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो भाग 3 के अंतर्गत। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक। कहाँ से लिए गए? यूएसए से। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में 7 थी। उसके बाद में वर्तमान में ये 6 है। एक अधिकार को हटा दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन, कौन सा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, उसे हटा दिया गया था। 19F और 31 के अंदर ये था, जिसे हटा करके क्या बना दिया गया? संपत्ति कानून का अधिकार बना दिया गया और इसे 300A में डाल दिया गया। अनुच्छेद 300A में, आपके आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। इसमें से हटा करके और इसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। कानून के अधिकार, लीगल राइट के अंतर्गत, ये जो आपके फंडामेंटल राइट हैं इनमें से हटा करके क्या बना दिया? इसको लीगल राइट बना दिया। तो ये लीगल राइट यानी कानून का अधिकार क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स की, आपके जो पूर्वज हैं उनकी संपत्ति है, माता पिता की संपत्ति है, उस पर आपका अधिकार होगा या नहीं होगा? पूर्णतः अधिकार होगा तो ये तो होगा मूल अधिकार कि आप उनकी संपत्ति के अधिकारी हैं, मतलब उत्तराधिकारी हैं, तो ये आपके मूल अधिकार। लेकिन सरकार ने क्या किया कि इस पर आपका अधिकार होगा या नहीं होगा ये कौन डिसाइड करेगा? कानून डिसाइड करेगा। इसका अधिकार कैसे? कानून डिसाइड करेगा। तो ये जो है इसको कानून का अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति का पूर्ण तरीका अधिकार नहीं है, मूल अधिकारों की श्रेणी से इसको हटा दिया गया। नेक्स्ट देखिए, ये आपके पार्ट 3 भाग 3 की बात करें तो इसमें मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट जो हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। कौन से आर्टिकल से कहाँ तक आते हैं? ये एक डायग्राम के द्वारा समझिए आप। 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत ये आते हैं। मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिए गए? क्वेश्चन बनता है कहाँ से लिए गए? तो ये आपके अमेरिका से लिए गए, यूएसए से लिए गए हैं।
बिल ऑफ राइट्स अधिकार पत्र इन्हें कहा जाता है। मौलिक अधिकार का विचार ब्रिटेन ह्यूमन राइट मानवाधिकार 1215 मैग्ना कार्टा से किंग जॉन जो है मैग्ना कार्टा कहते हैं। मौलिक अधिकार केवल लिखित संविधान वाले देशों में ये हैं। मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, जस्टिसेबल इन नेचर, यानी इन पर न्याय मांग सकते हैं आप इनको। डीपीएसपी न्यायोचित नहीं है, डीपीएसपी जो है ये न्यायोचित नहीं है। और मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंतर्गत आते हैं, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के अंतर्गत आते हैं डीपीएसपी जो है। मौलिक अधिकार की सुरक्षा की गारंटी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देता है आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा। मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं आपातकाल के समय। कब हो सकते हैं? आपातकाल के समय ये निलंबित हो सकते हैं। और मौलिक अधिकार अस्थायी हैं, इनमें संशोधन किया जा सकता है और संसद प्रतिबंध लगा सकती है अनुच्छेद 33, 34, 35। नेक्स्ट देखिए, मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच आर्टिकल 13, आर्टिकल अनुच्छेद 13 को मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। देखिए बहुत सारे क्या है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें ज़्यादातर आर्टिकल 32 करके आते हैं जो कि आपके गलत हो जाएगा, तो इसलिए आपको आर्टिकल 13 इसका आंसर करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, मौलिक अधिकार बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भारतीय संविधान की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। ये किसमें है? आर्टिकल 19। संविधान का हृदय और आत्मा आर्टिकल 32 को कहा जाता है। ये किसने कहा था? BR अम्बेडकर साहब ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। इसके मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा, किसके अनुसार? बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा। और बाकी अगर संविधान की आत्मा की बात की जाए तो प्रस्तावना को कहा किसके? भार्गवदास और नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। पहली बार मांग की गई थी इनकी 1895 में बाल गंगाधर तिलक को स्वराज बिल में। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है और 1931 में कराची अधिवेशन जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। 1931 में सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी द्वारा इसका। नेक्स्ट देखिए, मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट केवल भारतीयों के लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल भारतीयों के लिए। और विदेशियों की बात की जाए तो इसमें 14, 20, 21, 21A, 23, 24, 25, 28, ये सभी जो है विदेशियों के लिए है। नेक्स्ट देखिए, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो हैं कौन कौन से हैं ये आप देखिए। पहले मूल संविधान में कितने थे? ये आपके 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? 6। कौन कौन से थे 7? समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23, 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में और संवैधानिक उपचारों का अधिकार था अनुच्छेद 32 में। लेकिन आपके संपत्ति का जो अधिकार है आर्टिकल 31 में जो था, इसको हटा करके लीगल राइट फंडामेंटल राइट में से हटा करके और इसको लीगल राइट के रूप में बना दिया गया। यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 31 समाप्त कर दिया गया और भाग 12 के अनुच्छेद 300A में, किसमें? भाग 12 में 300A में कानूनी अधिकार के रूप में से डाल दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 31 से हटा करके 300A में से डाल दिया गया जो कि भाग 12 के अंतर्गत आता है, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये आपके 6 देखें, इसको हटा दिया गया। उसके बाद में बचे समानता का अधिकार बचा, स्वतंत्रता का अधिकार बचा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पर ज़्यादातर ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार वाला। इसे फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट कब बनाया गया? तो ये आपके 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, अब इनको हम विस्तार से पढ़ते हैं। इसमें अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार का हनन करे, आपके मौलिक अधिकारों का हनन करे। अगर ऐसा कोई भी कानून राज्य नहीं बनाएगा। यदि राज्य ऐसा करता है या ऐसा कानून बनाता है
तो न्यायालय द्वारा इसकी समीक्षा करके इसे रद्द कर दिया जाएगा। ये देखिए आपके समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरोध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। इसे आपके संविधान की आत्मा कहा है बाबा साहब ने। ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। इससे बाहर आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, यानी कि इस क्लास के अलावा आपको कोई कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप बशर्ते कि ध्यान से इसको पढ़ें, और बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं जो कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और नोट्स के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। समानता का अधिकार देखिए, पहला जो है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, ये दूसरा हो गया आपके। भारत के सभी नागरिक, अनुच्छेद 14 में लिखा गया है सभी नागरिक विधि के समक्ष सभी समान और सभी को विधि का समान संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 15 में है नागरिक समानता की बात करता है। 15(1) सभी नागरिक एक समान है और सार्वजनिक उपयोग की सभी वस्तुएं सभी के लिए समान रूप से खुली हुई है, यानी कि जो भी सार्वजनिक सब वस्तु हैं उनका उपयोग सभी समान रूप से कर सकते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब या किसी भी प्रकार का, कोई भी जाति धर्म का कैसा भी हो। जाति, धर्म, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इसमें समानता का अधिकार में ये बात कही गई है। परंतु महिलाओं के कल्याण के लिए 15(3) में कहा गया कि महिलाओं के कल्याण के लिए इन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण और अन्य विशेषाधिकार दिए जा सकते हैं। 15(4) में SC, ST, OBC के कल्याण हेतु इन्हें विशेषाधिकार दिए जा सकते हैं। और 15(5) में कहा गया SC, ST, OBC हेतु शिक्षण संस्थाओं में विशेष प्रावधान दिए जा सकते हैं। देखिए अनुच्छेद 15 जिसमें नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा, ये बताया गया है। देखिए इसमें किस प्रकार की समानता की बात की गई है, कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15 में बताया गया है। लेकिन इसमें अनुच्छेद 15(1) में कहा गया राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। 15(2) में प्राइवेट व्यक्ति भी भेदभाव नहीं कर सकता। 15(3) में कहा गया महिला और बच्चों की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भेदभाव नहीं किया जा सकता। 15(4) में है सामाजिक और शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होगा। और ये आपके 15(4) जो है ये पहला कमेंट आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के तहत जोड़ा गया था। 15(5) है सामाजिक और शिक्षा में पिछड़े नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान, ये 93 अधिनियम द्वारा जोड़ा गया 2005 में, और 193 2019 में तहत जोड़ा गया EWS आर्थिक रूप से कमजोर के लिए। तो ये आपके 15(6) अनुच्छेद में है, 103वें संविधान संशोधन द्वारा CA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 16 कहता है सरकारी नौकरियों और लोक सेवाओं में समानता। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी और लोक सेवाओं में समानता की बात करता है, लेकिन यहाँ देखिए जैसे आप आगे बढ़ेंगे अनुच्छेद 1 सरकारी नौकरियों में सभी के लिए समान है और सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 16(2) जाति, धर्म, वंश, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान आदि के स्थान पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जा सकता, नहीं होगा। अनुच्छेद 3 कहता है कि परंतु राज्य मूल निवास के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव कर सकता है। देखिए शब्द को समझिए, मूल निवास के आधार पर, किस पर? मूल निवास के आधार पर यह आपके इसमें भेदभाव कर सकता है। किस प्रकार कर सकता है? जैसे कि मान लीजिए हम राजस्थान से हैं, तो राजस्थान का कोई भी कैंडिडेट अगर यूपी के किसी भी वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करता है तो उसे यूपी सरकार उसमें मतलब अलाउ करती है या नहीं करती है, वो भेदभाव यानी सरकार उसमें कर सकती है कि भाई उसको नौकरियों में अलाउ किया जाए नहीं किया जाए, अपने राज्य के अदर स्टेट के कैंडिडेट को। तो ये इस प्रकार इसमें नौकरियों में भेदभाव कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके SC, ST, OBC को सरकारी नौकरियों में पर्याप्त आरक्षण दिया जाएगा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब
और आपके ये बैकवर्ड कास्ट जो है ओबीसी, इनको सरकारी नौकरियों में पर्याप्त आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि इनकी जो पुरानी स्थिति थी उसको देख कर को इनको बराबर में लाने के लिए ये सरकारी नौकरियों में पर्याप्त आरक्षण दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 16(4) में बताया गया है। उसके बाद में आपके इस पर केस होता है इंदिरा साहनी केस 1993 के अनुसार आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% रहेगी। तो इस केस में कहा गया कि आप आरक्षण दीजिए, लेकिन इसमें क्या है, इसकी जो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट, वो कितनी रहनी चाहिए, 50% रहेगी। SC/ST को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति का आरक्षण मिलेगा और SC/ST को सरकारी नौकरियों में बैकलॉग दिया जाएगा। अल्पसंख्यकों हेतु विशेष प्रावधान है। देखिए यहाँ पर ये SC/ST की बात हो गई, इसमें 50% इंदिरा साहनी केस 1993 में कहा गया था कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी, लेकिन इसके बाद में भी आपके 10% EWS भी इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है, इसका पालन न करते हुए। तो ये आपके यहाँ पर है 10% EWS, इकोनॉमिकल वीकर। तो ये आपके आरक्षण की बात इसमें बताई गई है 16 अनुच्छेद में, और 15 में कहा गया, 15(6) में बताई गई है आपके किसकी, EWS की बात बताई गई है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, इसको डायग्राम से समझ सकते हैं आप। अनुच्छेद 16 अपॉर्चुनिटी, लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, निवास स्थान, वंशक्रम, इन सभी के आधार पर इसमें समानता की बात की गई है। अगर बात की जाए अनुच्छेद 16(1) की, तो सभी को अवसर की समानता। दूसरा कहता है आपके इन धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान, वंशक्रम के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। नौकरी में SC/ST OBC के लिए आरक्षण की बात की गई है अनुच्छेद 16(4) में। 16(5) में धार्मिक संस्थानों में उसी धर्म के लोगों को नियुक्त किया जाएगा, और 16(6) में 103 अमेंडमेंट EWS की बात, आर्थिक रूप से कमजोर जिनके लिए 10% की बात की गई है। देखिए अनुच्छेद 16 के बाद में अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 की बात करते हैं। तो इसमें बताया गया अस्पृश्यता और छुआछूत पर प्रतिबंध है। छुआछूत और अस्पृश्यता का अंत, या इसमें प्रतिबंध जो है वो किस में है, अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत ये, जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1985 इसके अंतर्गत आता है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत इसके अंतर्गत है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में कुछ मूलभूत सुधार किए गए। 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को नया नाम नागरिक अधिकारों का रक्षक कहा गया। कुछ वर्गों के लोगों के जन्म एवं जातियों के आधार पर छुआछूत नहीं होगा। समाज में धार्मिक स्थानों पर और सार्वजनिक स्थानों पर, किसी निजी होटल में, राज्य अधिकृत स्थानों पर, यहाँ पर आप किसी के साथ में छुआछूत या उसके साथ में अस्पृश्यता नहीं कर सकते। अस्पृश्यता छुआछूत करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। किसी को आप समाज के तौर पर, सामाजिक पर इनको प्रताड़ित नहीं कर सकते। देखिए उसके बाद में आता है आपके अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18 की बात की जाए तो इसमें उपाधियों पर प्रतिबंध, उपाधियों का अंत जो है यह अनुच्छेद 18 के अंतर्गत बताया गया है। 26 जनवरी 1950 से पूर्व की सभी उपाधियां अवैध मानी जाएंगी। देखिए उपाधियों के अंत की बात की गई है अनुच्छेद 18 में। इसमें बताया गया कि आपके 26 जनवरी 1950 के जो पहले की जिनको भी उपाधियां दी जाती थी, इस प्रकार पहले महाराजा, राय बहादुर, राजा साहब और भी बड़ी बड़ी मतलब अन्य नामों से विक्रमादित्य, इस प्रकार की जो उपाधियां दी जाती थी, उन उपाधियों को अवैध माना जाएगा। ये इसके अंतर्गत अनुच्छेद 18 के अंतर्गत बताया गया है। भारत सरकार सेना, शिक्षा अतिरिक्त अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगी। सेना में और शिक्षा के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगी। राज्य सम्मान दे सकता है, सेना संबंधी सम्मान होगा या शिक्षा संबंधी सम्मान होगा, दो प्रकार के सम्मान दे सकता है। लेकिन जो उपाधियां होती हैं उनका अंत इसके अंतर्गत आया। राजा, राय बहादुर, राजा साहब, इस प्रकार की जो उपाधियां थी इनका अंत इसके अंतर्गत है। भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि धारण नहीं करेगा, विदेश से उपाधि धारण नहीं करेगा। राज्य के अधीन कोई विदेशी अगर विदेशी उपाधि धारण करता है तो उसको राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। विदेशी उपाधि राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही धारण करेगा। कोई भी नागरिक या कोई भी विदेशी अगर उपाधि धारण करता है
विदेशी उपाधि तो वो राष्ट्रपति से स्वीकृत होगी तो ही धारण कर पाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री ये क्या है? सम्मान है, ये उपाधि नहीं है, ये क्या है? सम्मान है। इनकी शुरुआत आपके 1954 में होती है। तो आपको उम्मीद है समझ में आई होगी। नेक्स्ट है आपके स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 की बात की जाए, आर्टिकल 19 की 19 की, तो इसमें मूल संविधान में इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त थी, परंतु वर्तमान में इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी और अब इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अब देखिए कौन कौन सी स्वतंत्रताएं इसके अंदर है। देखिए 19(1), देखिए 19(1) में बताया गया है वाक स्वतंत्रता, बोलने की या विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने भाषण का अधिकार जो है आपको दिया गया 19(1) के तहत। और अनुच्छेद 19(1) में हम जो एक दूसरे पर सोशल मीडिया पर बोल पा रहे हैं, कहीं भी हम अपने से किसी से स्वतंत्रता से बात कर पा रहे हैं, अपने विचार रख पा रहे हैं, तो ये सभी प्रेस वाले ये किसके अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत आते हैं। ये स्वतंत्रता इसके अंतर्गत दी गई है। प्रेस, मीडिया, सिनेमा की स्वतंत्रता इसमें शामिल है। नेक्स्ट है आपके अनुच्छेद 19(2), शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन, धरना या प्रदर्शन आदि करने का अधिकार दिया गया है। बिना हथियारों के कहीं भी आप सम्मेलन कर सकते हो, धरना दे सकते हो और प्रदर्शन कर सकते हो। ये अधिकार जो है अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत है। अनुच्छेद 3 में शांतिपूर्ण बिना हथियारों के संघ, समुदाय, दल, संगठन व सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है। कहीं भी आप संघ, संगठन, यूनियन बना सकते हो, लेकिन शांतिपूर्ण बिना हथियारों के ये काम करना होगा। अनुच्छेद 19(4), सभी नागरिकों को पूरे देश में कहीं भी भ्रमण का अधिकार है, घूमने का अधिकार है। आप कहीं भी शिमला मनाली, कुल्लू मनाली, कहीं भी आप अपने होने वाले के साथ में टूर पर जा सकते हो। तो ये सभी जो है आपके लिए आर्टिकल 19(4) के अंतर्गत आपको ये स्वतंत्रता दी गई है। 19(5) में सभी नागरिकों को पूरे देश में कहीं भी स्थायी निवास का अधिकार है। आप कहीं भी स्थायी निवास कर सकते हो। अनुच्छेद 19(6) में वर्तमान में खाली है, ये जो है जिसमें मूल संविधान में इसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था, तो ये फिलहाल खाली है। 19(7) की बात करें, सभी नागरिकों को देश में कहीं पर भी व्यापार और रोजगार का अधिकार है। जबकि इसमें से मेन क्वेश्चन जो है आपके पूछ जाता है 19(1) से क्वेश्चन बहुत बार आता है कि प्रेस और मीडिया, सिनेमा या बोलने की स्वतंत्रता आपके किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। और दूसरा पूछा जाता है कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं आपके है। तो वर्तमान में है आपके 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। कितनी है? 6 प्रकार की। पहले 7 थी, तो 7 में से ये जो है संपत्ति के अधिकार वाली हटा दी गई है। बाकी आपके इस प्रकार 6 प्रकार की रही है। मूल संविधान में 7 थी और अभी 6 है। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत ये बताया गया है। 19 में है आपके 6 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी है? पहले अनुच्छेद 19(1) में वाक अभिव्यक्ति का अधिकार। दूसरा है आपके शांतिपूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन का अधिकार। तीसरा है संघ और सहकारी समिति का अधिकार। चौथा है आपके भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने का अधिकार। पांचवा है आपके भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास रहने का अधिकार, आप कहीं भी निवास कर सकते हो। और आपके छठा है कहीं भी कोई भी वृत्ति या व्यापार का अधिकार आपको है। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, जिनमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1978 के तहत हटा के और 300A में जोड़ा गया। 1903 सहकारी समिति जो है ये आपके 97 में 2011 में जोड़ी गई। निम्नलिखित परिस्थितियों में आप उपरोक्त सभी स्वतंत्रताएं आपसे छीनी जा सकती हैं। किस कंडीशन पर छीनी जा सकती हैं ये? तो आपके आपातकाल लागू होने पर, सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस कर्मियों के संबंध में ये छीनी जा सकती है। न्यायिक अवमानना के संबंध में, आप अगर कोई न्याय नहीं मानते हो तो जिससे सरकार को कोई नुकसान होता है, तो इससे भी आपकी स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। देश की एकता और अखंडता, अगर देश की एकता और अखंडता के खिलाफ आप कोई चीज़ बोलते हो, करते हो, तो उसमें भी आपकी स्वतंत्रता जो
बोलने की स्वतंत्रता दी गई है उसे भी छीना जा सकता है, जिससे आपके देश की अखंडता एकता को ठेस पहुँचे या नुकसान हो, तो वो आपके जो सारे अधिकार हैं वो छीने जा सकते हैं। कानून और व्यवस्था, ये सारे। अनुच्छेद 20 की अगर बात की जाए, आर्टिकल 20, अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में यह अधिकार है। प्रचलित कानून के अनुसार एक अपराध की एक सज़ा का प्रावधान होगा। ये अनुच्छेद 20(2) में बताया गया कि अगर आपने एक अपराध किया तो उसकी सिर्फ एक ही सज़ा आपको एक बार ही मिल सकती है। ऐसे नहीं कि आपने एक जुर्म किया और उसकी सज़ा आपको बार बार मिले। अनुच्छेद 3, आत्म आरोपित वर्जित है, स्वयं के खिलाफ गवाही मान्य नहीं होगी। आप कहे, कोई भी चोर अगर ये कहे कि मैंने चोरी नहीं की है, तो स्वयं की गवाही, स्वयं के खिलाफ गवाही मान्य नहीं होगी, उसके लिए आप दूसरों को गवाही देनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में अधिकार। प्रचलित कानून के अनुसार और एक अपराध की एक सज़ा होगी और आत्म आरोपित वर्जित है, स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं मान्य होगी, ये आपको अभी बता दिया। अनुच्छेद 20, अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में, तो ये आपने, जब कोई भी व्यक्ति जब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब उसने किसी विधि का अतिक्रमण ना किया हो, किसी कानून का अतिक्रमण ना किया हो, अपराध की वही सज़ा दी जाएगी जो अपराध किए गए समय पर सज़ा लागू थी। मान लीजिए किसी ने आपके 2010 में कोई अपराध किया और उसको जो केस फाइनल हुआ उसका वो 2024 में हुआ। उस समय 2010 में जिसकी सज़ा 1 साल थी, कितनी थी? 1 साल। और वर्तमान में 2024 में मान लीजिए उसकी सज़ा 3 साल हो गई, तो उसको जो सज़ा मिलेगी वो 24 में भले उसका केस फाइनल हुआ लेकिन 3 साल नहीं मिलेगी, उसको मिलेगी 1 साल। अपराध किए गए समय पर जो सज़ा लागू थी वही सज़ा उसे दी जाएगी। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सज़ा नहीं दी जाएगी और किसी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 21वां आर्टिकल 21, प्राण और दैहिक अधिकार, जीवन का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को निजता और गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है। किसी को भी आत्महत्या, इच्छा मृत्यु का अधिकार नहीं है। अपने भारत देश में सुसाइड, आत्महत्या का अधिकार नहीं है। अगर आप आत्महत्या करते हो, आप नहीं, मतलब कोई भी अगर आत्महत्या करता है तो उससे क्या है कि ये अधिकार नहीं है कि वो आप सुसाइड करो। अगर वो बच जाता है और उसको पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे सज़ा होगी, क्योंकि इसमें अधिकार नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 21A, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, जिसमें 2002 में 86वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था। देखिए, ये जो आपके दैहिक जीवन जीने का अधिकार जो है यह कहाँ से लिया गया है? यह आपके लिया गया है जापान से। कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। प्राण दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है आपका अनुच्छेद 21। किसी व्यक्ति को प्राण दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये आपके भारत में है और विधि की विधिवत प्रक्रिया जो है ये अमेरिका से है। अनुच्छेद 21A, शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत ऐसा किया गया था, लेकिन उच्च या व्यावसायिक शिक्षा की बात नहीं करता है। ये सिर्फ अनिवार्य शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा की बात करता है। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, RTE एक्ट 2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए है। आर्टिकल 20 और 21 किसी भी हालत में निलंबित नहीं होंगे। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में कहा गया। अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी और नज़रबंदी में अधिकार की बात ये करता है। 3 प्रकार के अधिकार इसमें दिए गए हैं। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का कारण बताना। देखिए, अगर किसी को पुलिस गिरफ्तार करती है तो वह यह अधिकार है उसका कि वो जान सकता है, पूछ सकता है, कारण पूछ सकता है कि किसके लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। तो पुलिस से यह जानना, पुलिस का द्वारा गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। बंदी व्यक्ति को बचाव का अधिकार। किसी व्यक्ति को, अपराधी को यानी बंदी बनाते हैं, गिरफ्तार करते हैं, तो उसके बाद में उसे खुद के बचाव का अधिकार है।
खुद केस के लिए आपके वकील करेगा। अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो सरकार उसे वकील देगी। वो अपने किसी भी रिश्तेदार और आपके जान पहचान वालों के लिए सूचना देगा कि आपके गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसके लिए तो ये सारे अधिकार उसके लिए हैं, यानी खुद के बचाव का, स्वयं के बचाव के अधिकार उसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपके बंदी व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर न्यायालय में उपस्थित करना। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा, कोर्ट में पेश जरूर किया जाएगा 24 घंटे के अंदर। अगर 24 घंटे से कुछ भी ऊपर टाइम होता है तो उसके लिए पुलिस को दंड मिलेगा, यानी आप पुलिस पर केस कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, ये आपके आर्टिकल 22 डायग्राम के तहत समझ सकते हैं। कुछ दशाओं में निरोध या गिरफ्तारी के संरक्षण का अधिकार इसके अंतर्गत है। दंड विषयक हिरासत और निवारक हिरासत, ये आपके दोनों प्रकार के। व्यक्ति को दंड अपराध किए जाने पर, अपराध कबूल करने पर और अदालत से दोषी साबित होने पर ही दंड मिलेगा। शक के आधार पर गिरफ्तारी आधार से पहले, अपराध से पहले। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है व्यक्ति को। अपने बचाव के लिए वकील करने का अधिकार है व्यक्ति को। मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंतर्गत पेश करना होगा, यात्रा के समय को छोड़कर। दंडाधिकारी का द्वारा बिना अतिरिक्त सजा दिए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार है। आपके शक के आधार पर गिरफ्तारी अगर की जाती है अपराध से पहले तो व्यक्ति की हिरासत 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगी। 3 महीने बाद सलाहकार बोर्ड सज़ा बढ़ा सकता है। हाईकोर्ट जज जो हैं इस सलाहकार बोर्ड के अंतर्गत आते हैं और वो सज़ा बढ़ा सकते हैं। हिरासत के बारे में व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। हिरासत के विरुद्ध प्रतिवेदन का अधिकार है। ये सारी चीज़ें हैं आपके अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23 में बताया गया है कि बेगार और मानव व्यापार पर प्रतिबंध इसके अंतर्गत है। बेगार प्रथा, बंधुआ मजदूरी, हाड़ी प्रथा, सागड़ी प्रथा, डावड़ी प्रथा और मानव अंगों का व्यापार, मानव तस्करी, दास प्रथा आदि पर प्रतिबंध इसके अंतर्गत है। देखिए, आर्टिकल 23 की अगर बात की जाए तो इसमें बताया गया आपके मानव अंगों का तस्कर, बेगार, बंधुआ मजदूरी, ये सभी क्या है। जैसे मान लीजिए बेगार किसी आदमी से, कोई किसी व्यक्ति से कार्य करवाया जाता है, कार्य के बदले में उसको मजदूरी नहीं दी जाती है, तो ये एक तरीक़ा से बेगार और ये हो गई बंधुआ मजदूरी, हाड़ी प्रथा। तो ये सारी चीज़ें इन पर इनका प्रतिबंधित है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। मानव तस्करी, मानव अंगों को बेचना, व्यापार करना और आपके मानव का व्यापार, तो ये मानव तस्करी पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप कहीं भी कारखानों में या किसी फैक्ट्री में कहीं भी उनको रोजगार या नौकरी पर नहीं लगा सकते, काम नहीं करवा सकते, क्योंकि ये जो उम्र है उनकी पढ़ने लिखने की उम्र होती है, बचपन इसमें नहीं लगा सकते। तो इस पर भी आपको केस होता है आर्टिकल 24 के तहत। नेक्स्ट देखिए, ये आपके डायग्राम से समझ सकते हैं। अनुच्छेद 23 मानव व्यापार, दुर्व्यापार, बेगार, बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। पुरुष महिला बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री पर इस पर रोक लगाता है। महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है, इस पर भी यह रोक लगाता है। दास और गुलाम बनाना, बेगार बिना पारिश्रमिक दिए काम कराना, यानी बिना उसकी मजदूरी कीमत दिए उसे काम कराना। निवारण हेतु प्रमुख अधिनियम इसके बनाए गए हैं। अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम, निवारण अधिनियम 1956, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बंधुआ मजदूरी अनुमीलन अधिनियम 1976 और ठेका श्रमिक अनुमीलन अधिनियम 1970। इसके निवारण के लिए ये आपके 4 प्रकार के अधिनियम बनाए गए हैं रोक लगाने के लिए। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बाल श्रम निषेध है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 24 के तहत। बाल श्रम निषेध यानी फैक्ट्री, कारखाने और अन्य किसी निर्माण गतिविधि पर प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट है आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28।
अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 26 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने और धार्मिक संस्थाएं बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 राज्य अपने नागरिकों को किसी भी प्रकार का धर्म कर नहीं लिया जाएगा। देखिए आर्टिकल 27 में बताया गया कि धर्म के नाम पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये आपके मंदिर मस्जिद कोई भी जो धार्मिक संस्था है उस पर कोई भी टैक्स, इनमें आने वाले पैसे पर टैक्स नहीं लगता है, धार्मिक कर नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट है आपके अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थानों पर सभी प्रकार की धार्मिक शिक्षाओं का प्रतिबंध है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत बताया गया है। अनुच्छेद 29 में बताया गया कि प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को मानने और प्रसार करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 30 में बताया गया कि अल्पसंख्यक को अपनी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार है। जैसे कि आपके मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख, बौद्ध और जैन, ये सब क्या हैं? अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी जो है इसके अंतर्गत ये आते हैं अल्पसंख्यक। तो इन्हें अपने शिक्षण संस्थान, जैसे मुसलमानों के आपके कौन सा होता है? मुस्लिम में होता है आपके मदरसा। तो इनमें क्या है? इनके धर्म की शिक्षा देने का अधिकार है। और अनुच्छेद 31 जो है ये खाली है। इसमें पहले क्या था? संपत्ति का अधिकार था, जिसे हटाकर आपके 300A में लीगल राइट बना दिया गया। अनुच्छेद 29-30 में देखिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। और 30 में है अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को दिया गया है। नेक्स्ट देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आपके छठा है मौलिक अधिकार कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है बाबा साहब अम्बेडकर ने। किसने कहा? बाबा साहब अम्बेडकर ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में रिट। और अनुच्छेद 24 के तहत उच्च न्यायालय में केस या वाद दायर किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत तो कहाँ होगा? सर्वोच्च न्यायालय में। और अनुच्छेद 224 के तहत होगा आपके उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सा आर्टिकल 32 ये हो जाएगा आपके सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल आपके 224 ये हो जाएगा आपके हाई कोर्ट। दोनों ही न्यायालय 5 प्रकार के लेख रिट जारी करते हैं, करके मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं, जिसमें पहला है आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा प्रतिषेध और चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार प्रक्षा। इनको हम आगे विस्तार से जानेंगे। देखिए अनुच्छेद 32 के तहत इसको संविधान का हृदय या आत्मा कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेंडेस। मूल अधिकारों के हनन होने पर उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय जा सकते हैं। 32 के तहत जाओगे आप उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिट याचिकाएं जारी करेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा, ये आपको ध्यान रखना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? देखिए न्यायालय द्वारा बंदी व्यक्ति को निर्धारित अवधि में न्यायालय में पेश करने हेतु पुलिस को आदेश जारी करना। अगर पुलिस उसे आपके निर्धारित समय में, निर्धारित अवधि में कोर्ट के सामने पेश नहीं कर रही है तो न्यायालय से इसके लिए आपके रिट जारी कर सकते हैं और इसको आदेश जारी किए जाएंगे कि न्यायालय के सामने पेश करने हेतु। परमादेश न्यायालय द्वारा सरकार, विभाग या अधीनस्थ न्यायालय को कर्तव्य पालन करने का आदेश जारी करता है। यानी कोई अपनी ड्यूटी पर रहते हुए ड्यूटी का कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो उसे ये आदेश, परमादेश जारी किया जाएगा सरकार कोर्ट द्वारा।
प्रतिषेध, अधीनस्थ न्यायालय के किसी कार्य पर रोक लगा देना। ये स्टे जो है, यहाँ से स्टे प्रतिषेध, किसी कार्य पर रोक लगा देना। उत्प्रेषण, नीचे से ऊपर की ओर न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों से किसी मुकदमे से संबंधित पत्रावली फाइल को अपने पास मंगवाना। यानी नीचे के ऑफिस, नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल पर न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों से किसी मुकदमे की जो संबंधित फाइल है उसको अपने पास मंगवाना, उसके लिए उत्प्रेषण जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा, सरकार विभाग द्वारा अधिकारी अपने अधिकार से बाहर जाकर अगर कोई कार्य करता है तो न्यायालय से उसे नोटिस जारी किया जाता है, उसे अधिकार परीक्षा कहते हैं। ये आपके 5 प्रकार की रेट हो गई। मूल अधिकारों से संबंधित वाद या केस जो आपके केस में कोर्ट में चले। पहला है शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत सरकार केस 1951 में। दूसरा सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान सरकार केस 1965 में। इन दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कटौती कर सकती है, इन दोनों केसों पर। तीसरा आपका केस था गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य केस 1967। संसद मूल अधिकारों में संशोधन कटौती नहीं कर सकती। उसके बाद में ये आपके आया कि इसमें नहीं कर सकती। केशवानंद भारती केस वर्सेस केरल राज्य केस 1973। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। इस केस में आपके 13 जजों की एक पीठ बैठी जिसमें 7-6 के बहुमत से फैसला सुनाया गया। संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। क्या डिसीजन निकला कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। संसद मूल अधिकारों में किए गए संशोधन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। संसद संपूर्ण संविधान में संशोधन कर सकती है परंतु संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। ये थे आपके मौलिक अधिकार। इसके बाद हम इनसे संबंधित एमसीक्यू करने वाले हैं जो आपके पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। देखिए अब देखते हैं हम मौलिक अधिकारों से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि पिछले कई एग्जामों में पूछे गए हैं, और इनमें से क्वेश्चन आपको लगभग हर एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। पहला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में है। किस भाग में है? भाग 3। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? मौलिक अधिकारों को, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। मूल अधिकारों का वर्णन कहाँ पर है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, भाग 3। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 7 किए गए थे। वर्तमान में 6 हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो 6। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, और संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो मौलिक अधिकारों की अगर बात की जाए तो मौलिक अधिकार जो हैं ये आपके मूल संविधान में थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, मूल संविधान का हिस्सा था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकार। नेक्स्ट देखिए, मूल अधिकारों को लागू करने का दायित्व है किस पर है? उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपयुक्त दोनों पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों पर। नेक्स्ट देखिए, मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है।
सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या संसद के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, संसद के द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार का परिवर्तन जो है, यानी मूल अधिकार ये आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में आते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका या संसद। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका जो है मौलिक अधिकारों का रक्षक है, संरक्षक। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? नेक्स्ट देखिए, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार जो है वो किसको है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, संसद को। नेक्स्ट देखिए, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, क्या है प्रमुख उद्देश्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है। यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, तो ये बिल्कुल सही है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं और ये यूएसएस के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। अब नीचे से इनमें मतलब देखना है कौन सा इनमें से सही कथन है। तो इसका आंसर होगा आपके केवल 1 और 2, ये दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के निम्न किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? समानता का अधिकार जो है वो कौन कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में ये दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14, ये इस पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द समाजवाद को निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर कि सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य करने के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14, 15, 16। विधि के सामने समानता का अधिकार कौन सा है? विधि के सामने समानता का अधिकार, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, नागरिक अधिकार। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में छुआछूत निषेध के प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17 में। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18 के। इसमें उपाधियों का अंत, ये उपाधि नहीं है, ये क्या है? सम्मान है। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब हुआ था? 1995 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 28वें का ऑप्शन नंबर डी, समता का अधिकार।
चेन्नई राज्य बनाम चंपा काम मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार में इसमें संशोधित किया गया। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र किस में है? तो ये आपके अनुच्छेद 19 क में विशेष रूप से उपबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारत का संविधान में प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19 के यानी फर्स्ट ए में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर सी आंसर राइट होगा। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 से 22। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके केवल भारतीय नागरिकों को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? तो इसका आंसर होगा आपके भाषण और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपके हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह इससे वाक्य के स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, या फिर राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 1 और 2 दोनों सही है। निम्न में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो इसमें से आपके कौन कौन से सही हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपके 1, 2, 3 तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? भाषण अभिव्यक्ति की आबादित स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता। तो इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की आबादित स्वतंत्रता ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप कारखाने, फैक्ट्री या खानों में काम नहीं करवा सकते। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है उसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। बताइए कितने घंटे के अंदर उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है? तो ये आंसर कमेंट करना है आपको। नेक्स्ट देखिए,
14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता, यानी एक अपराध को एक ही सजा दी जाएगी, एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। तो ये कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए कोई सामान्य व्यक्ति को जैसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार। अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसका गिरफ्तारी का कारण आप जान सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने और बचाव करने का अधिकार आपको है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार भी आपको है, यानी उपयुक्त सभी ये सारे जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हैं, ये अधिकार आपके पास है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता की अगर बात की जाए तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 25 से 28 में ये वर्णित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से। किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण में रखने का अधिकार, और राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर 4 गलत है, इसका अधिकार नहीं है, बाकी आपके तीनों अधिकार हैं। तो 1, 2, 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण और अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 29-30 में उनको अपने के धार्मिक स्थानों मतलब संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का भी उपबंध दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित और संचालित करने का अधिकार संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके अनुच्छेद 30। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का, तो अनुच्छेद 25, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा की संज्ञा दी है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय या आत्मा कहा है। नेक्स्ट देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? आपात स्थिति घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये निलंबित हो जाता है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, समादेश या रिट जारी किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये इसके लिए जारी की जाएगी। कौन सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। विभिन्न प्रकार के समादेश रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किस न्यायालयों को प्राप्त है? तो राज्य के उच्च न्यायालयों को। किसको है? राज्य के उच्च न्यायालयों को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी
कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके उपयुक्त सभी जो हैं उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, इन सभी को उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जाती है? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? 44 संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करके, यानी कि फंडामेंटल राइट से हटा करके इसको लीगल राइट में बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद आर्टिकल इसको 300A में डाल दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार है। क्या है? विधिक अधिकार है। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद में रखा गया? तो 300 के एक या के कहीं कुछ भी हो सकता है इसमें ये। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। संवैधानिक अधिकार तो है लेकिन मूलभूत अधिकार नहीं है, तो कैसा कौन सा है? तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। मत देने का अधिकार होता है राजनीतिक अधिकार, एक नागरिक अधिकार, एक आर्थिक अधिकार और एक कानूनी अधिकार। चलिए इसका आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण वैधायिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों, शिशुओं का शिक्षा का अधिकार क्या है? मूल अधिकार है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। अनुच्छेद 17 और 18 में किसकी व्यवस्था है? तो इसमें राइट आंसर होगा आपके सामाजिक समता की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आपके मौलिक अधिकार से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके आने वाली सभी एग्जामों में काम के क्वेश्चन हैं। तो ये आपके मौलिक अधिकार वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अपने दोस्तों के साथ भी क्लास को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है। अगर PDF पसंद आई हो, नोट्स अगर चाहिए तो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। फ्री PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम जो है आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा।